नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में नवोदय विद्यालय समिति ने अपने नॉन टीचिंग स्टाफ में 1377 यानी 1377 पोस्ट की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया है ना। ये 2024 का रिक्रूटमेंट है जिसमें हम बात कर रहे हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ नहीं है। तो क्या क्या इसमें आपको देखना है, देखिए 32 पन्नों की पीडीएफ है ना। अभी इन्होंने डेट नहीं बताई कब से पेपर लेंगे, है ना, और ना ही अप्लाई करने की जो लिंक है वो ओपन हुई है ना। बस नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसलिए मैं नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कौन कौन सी पोस्ट है जरा उसको एक बार नजर डाल लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएंगी वो चीजें, है ना। तो याद रखना है, रिक्रूटमेंट ड्राइव है 2024, नॉन टीचिंग पोस्ट है ना, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। ठीक है, तो देखो रिक्रूटमेंट कौन कौन सा भी है। फीमेल स्टाफ नर्स चाहिए इनको, इनको चाहिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, है ना, ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, ऑफिसर बोल रहा हूँ मैं, कितने जवान फिसल रही है ना। ऑडिट असिस्टेंट हो गया, लीगल असिस्टेंट हो गया, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर हो गया। सब बताऊंगा मैं इसके बारे में, एग्जाम कैसे होगा, कितना क्या फीस है, सब कुछ। स्टेनोग्राफर की पोस्ट खाली है भैया, देख लो स्टेनोग्राफर वाले। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी खाली है भाई, ये देखो, जो बहुत लोग इंतजार करते रहते हैं। केटरिंग सुपरवाइजर की हो गई, है ना। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की हो गई, जो हेडक्वार्टर और आरओ कैडर कहीं पे भी हो सकती है। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट हो गया, है ना। इलेक्ट्रीशियन हो गया, कम प्लम्बर हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, मेस हेल्पर हो गया, एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस जिसे कहते हैं अपन, है ना। और अपना कहाँ चला गया, बस इतना ही। एंड जवाहर नवोदय विद्यालय, ये क्या है यहाँ, मतलब यहाँ होगा भाई जवाहर, मतलब इनका ये कहना है जो जेएनवी है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये नवोदय विद्यालय समिति का ही तो है भाई। ठीक है, तो टोटल आपको मालूम है कि यहाँ पर 650 से ज़्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल है ना, जो फंक्शन कर रहे हैं पूरे इंडिया में। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि कौन सी जो पोस्ट है वो जवाहरलाल नवोदय में जाकर के आपको नौकरी करनी है, मतलब जिनके लिए आप अप्लाई करेंगे उनके लिए जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में आपको नौकरी करनी है, और कुछ इनके हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में करनी पड़ेगी। तो आप इन पोस्ट को अच्छे देख लो, यानी अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर कम ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरी, इन सबको अगर भरोगे तो हेडक्वार्टर में लोगे। और वहीं फीमेल स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है ये आपके जेएनवी में स्कूल में खाली है। केटरिंग सुपरवाइजर बनी बात है, वहीं खाली होगी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन एंड कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट में हेल्पर, ये सब जेएनवी में इनका नाम लगेगा। क्लियर कहानी। पोस्ट कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जैसे इन्होंने शुरू किया है कि भैया फीमेल स्टाफ नर्स जो ग्रुप बी में आएगा उसका पोस्ट कोड 1 है। अब आप यहाँ पर ना कैटेगरी वाइज देख सकते हो। कैटेगरी वाइज मैं यहाँ पर नहीं बताने जाऊंगा। जनरल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी पोस्ट है टोटल। यहाँ पर 85 है। ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी है। कौन से पोस्ट के लिए, स्टाफ नर्स, है ना, वो भी फीमेल, मेल नहीं है। ओबीसी एनसीएल 12, एससी, ये टोटल हो गया टोटल, है ना। फिर इसके बाद ये आ जाएंगे हमारे दिव्यांग भाई बहन, है ना। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आ जाते हैं, जिनको कम से कम 40% की डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो इसके पात्र होते हैं। आप स्क्राइब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्राइब जो आपके हेल्पर होते हैं, एग्जाम होगा जब, है ना। तो देखिए रिटर्न एग्जाम तो सभी का होना है ना। रिटर्न एग्जाम जो है वो तो सभी का होना है भाई। ठीक है, अब किसी किसी में इंटरव्यू है, किसी किसी में इंटरव्यू नहीं है, किसी किसी में स्किल टेस्ट होगा, किसी किसी में ट्रेड टेस्ट होगा। तो वो सब मैं अभी डिटेल आपको दे रहा हूँ धीरे धीरे। आप बस पेशेंस से इस वीडियो को पूरा देखते रहें, ठीक है, पूरी जानकारी के लिए। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तब मुझसे डाउट पूछें। तो देख लिया आपने ऐसे ही। फिर आप ऐसे देखो हर पोस्ट की आप देख सकते हो। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये देखो जरा पोस्ट कोड इसका 2 है, ये पोस्ट कोड आप देख लेना यहाँ से, है ना। फिर ये देखो यहाँ पर ये आपको दिख ही रहा है ना। जूनियर ट्रांसलेशन का, लीगल वाला, स्टेनोग्राफर वाला, है ना। कंप्यूटर ऑपरेटर की इतनी पोस्ट है, केटरिंग वाली इतनी पोस्ट है, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की इतनी पोस्ट है, ठीक। फिर ऐसे ही जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनवी कैडर में इतनी है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर कितनी, लैब अटेंडेंट की इतनी पोस्ट है भैया, हर कैटेगरी वाइज दी हुई है। मैस हेल्पर जो खाना वाना पकाते हैं उनके लिए, और मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए इतनी है। इसमें एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हो। एक्स सर्विसमैन की 44 है हेल्पर में, एक्स सर्विसमैन की 16 है आपके लैब अटेंडेंट में, और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 12 है। और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में, जूनियर सेक्रेटरीट में भी यहाँ पर 36 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन की बहुत अच्छी पोस्ट आई है भाई, है ना। सब में नहीं है, कुछ कुछ में है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ सर। तो अब ये उनके लिए जो दिव्यांग भाई बहन हमारे, कि कौन कौन फीमेल स्टाफ नर्स के लिए एलिजिबल है। जैसे एलवी हो गया, है ना, 1 लेग, सेरेब्रल पेल्सी, लेप्रेसी क्योर्ड, है ना, ड्वाफिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, एसएलडी, एमआई, एमडी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सब। लेकिन इसके लिए आपके पास इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो आपको तो इस तरह से आप इसमें चेक कर सकते हो। मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती बारी की भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेन तो वो हमें समझना है। तो देखिए यहां पर ना आप देखोगे, जैसे मान लो ये एक पोस्ट है, तो इस डब्बे में पूरी जानकारी इस पोस्ट के बारे में दे दी गई है,
ठीक है ना, आपको सब दिख जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर क्या क्या पढ़ना एक बार मैं बता रहा हूँ, फिर आप सब पोस्ट के लिए खुद ही पढ़ सकते हो, मैं खुद पढ़ूंगा आपके लिए चिंता करो। तो ये तो हो गया पोस्ट का नाम, ये हो गया पोस्ट कोड। भाई आपकी सैलरी इतनी से इतनी बनेगी, जैसे 44,000 से इतनी तक। आपकी उम्र कितनी, 45 साल, 35 साल तक मैक्सिमम एज रखी गई है यहाँ पे। अब ये ध्यान रखना है, जहां पर भी मैक्सिमम लिखी है ये जनरल के लिए लिखी होती है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए लिखी होती है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए होती है, ये इनके लिए होती है। लेकिन अगर आप SC ST वाले हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप OBC में NCL वाले हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। तो CL वाले कहाँ जाते हैं, क्रीमी लेयर वाले। नॉन क्रीमी लेयर को ही हमेशा छूट मिलती है OBC कैटेगरी में। क्रीमी लेयर जो होता है ना, क्रीमी लेयर OBC का, वो बेचारा जनरल कैटेगरी में आता है, तो उसका भी 35 साल इतना ही रहेगा, है ना। अब आप मे भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो 10 साल की छूट ले लें, अगर आप जनरल वाले हैं तो। SC ST वाले हैं तो 15 साल की, OBC वाले हैं तो फिर आपको 13 साल की। तो ऐसे करके हर कैटेगरी वाइज छूट मिला है। और जो हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं उन्हें 3 से 5 साल की छूट मिलती है, तो सब जानते हैं। ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे आपने सैलरी देख ली, एज देख लिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ऐसा है कि भाई अगर फीमेल स्टाफ नर्स बनना है तो आपका BSc ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग में, है ना। और BSc नर्सिंग होना चाहिए, या फिर आपने रेगुलर कोर्स किया हो नर्सिंग में, ये भी बात है। ठीक है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अब देखो रजिस्टर्ड, अब जब आपने उसे कर लिया है ना, वहां से BSc तो हो गई आपके ऑनर्स में नर्सिंग के साथ, नर्सिंग में। अब क्या है, इनने बोला है कि आप रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफ, है ना। RN यानी रजिस्टर्ड नर्स, RN उसी कहते हैं, और रजिस्टर्ड मिडवाइफ हो जाती है ना। तो कहाँ पर, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आप एक नर्स के तौर पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आपके पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी ऐसे हॉस्पिटल का जिसमें कम से कम 50 बेड रहे हों। ठीक, आगे चलते हैं। डिजायरेबल आपको देखने की जरूरत नहीं है। डिजायरेबल का मतलब होता है कि अगर ये हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जैसे अब देखो उसमें बोला है कि हिंदी अगर आपको आती है, कोई रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश आती है तो चल जाएगा, नहीं आती तो कोई मतलब नहीं भैया, इस बात का कुछ लेना देना नहीं है। इनको बस प्रायोरिटी मिल जाती है, तो छोड़िए प्रायोरिटी वाली बात अभी। अब देखिए सेक्शन ऑफिसर आ गया। यहाँ पर सैलरी देख लो, ये देखो जरा, बिटवीन 23 साल से 33 साल के बीच में आप होने चाहिए। SC ST वाले अपना 33 से बढ़ा लेंगे, OBC वाले बढ़ा लेंगे, दिव्यांगजन बढ़ा लेंगे, ये मैंने आपको पहले बता दिया। क्वालिफिकेशन में नजर डालो, आप बैचलर डिग्री कोई भी हो, लेकिन 30 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, कहीं पर, या फाइनेंशियल चीजों में आपने काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी ऑटोनॉमस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा, है ना। अब ऑडिट असिस्टेंट के लिए भैया 18 मिनिमम, 30 मैक्सिमम। सैलरी हो गई 35,000। क्वालिफिकेशन BCom मांग लिया, बस खत्म। ये मत देखो डिजायरेबल में एक्सपीरियंस नहीं गिना जाता, बस BCom है तो भले लो, बिना एक्सपीरियंस वाला है भाई कुल मिला करके। आ जाओ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में भैया 35 से इतना, और 32 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए आप। SC ST के लिए तो फिर वो जो कंसेशन मिलता है मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो क्योंकि ये ट्रांसलेशन ऑफिसर है ना, तो बनी बात आपको मास्टर डिग्री मांगेंगे। देखो तो कहीं पे भी चले जाओ, और में सब में मास्टर डिग्री लिखी हुई है। अब इसमें क्या होता है, देखो या तो आपने MA हिंदी में किया हो, या तो आपने इंग्लिश में किया हो। लेकिन जब आपने हिंदी में किया है तब आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और जब आपने इंग्लिश में किया तो हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन मान लो आपने हिंदी और इंग्लिश किसी में भी MA नहीं किया, किसी और सब्जेक्ट में कर लिया है ना, तो फिर इनने बोला है, तो फिर आपका जो MA रहा हो, अगर वो हिंदी माध्यम का है, मान लीजिए भाई आपने किसी और सब्जेक्ट से किया, लेकिन अब आपका ये देखा जाएगा कि भाई आपका माध्यम क्या था। मान लीजिए आपका इंग्लिश माध्यम था और मान लीजिए आपका हिंदी माध्यम था, कोई भी एक हुआ। तो अगर आपका इंग्लिश माध्यम से आपने किया है तो हिंदी जो है आपने एक सब्जेक्ट लेके रखा हो, और अगर आपने हिंदी माध्यम से किया है, किसी भी सब्जेक्ट से किया है, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के किसी और से किया है ना, और हिंदी माध्यम हिंदी है, तो इंग्लिश एक आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने पक्का से लिया हो, ये ध्यान रखना है आपको। समझ गया ना, ये ऐसा है मतलब। तो बस वही आखिरी की वही लाइन वही कह रही। और भाई मान लो दूसरा ये कि भाई आपने रिकॉग्नाइज डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन का, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, दोनों में से कुछ भी हो जाए। और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क में आपका, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, उसमें कहीं पर भी आपने कहीं ना कहीं काम किया। बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला आपको, है ना। कहने का मतलब ये है कि MA तो है, सही है, अलग कहानी है। अब या तो डिप्लोमा हो, MA किया है तो देखिए MA प्लस डिप्लोमा तो चल जाएगा, नहीं तो MA प्लस आपके पास होना चाहिए कौन सा, 2 साल का एक्सपीरियंस, है ना। दोनों में से कोई भी एक, तो यानी डिप्लोमा या 2 साल का एक्सपीरियंस में कोई एक चीज चल जाएगी। समझ गए, ट्रांसलेशन की फील्ड में। लीगल असिस्टेंट भैया देख लो 23 मिनिमम, 35 मैक्सिमम एज हो गई। SC ST वाले बढ़ा लेंगे, 35,000 की सैलरी मिलेगी। लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने कहीं गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट या कहीं भी किसी ऑटोनोमस या किसी PSU में काम किया हो। डिजायरेबल मत पढ़ो। स्टेनोग्राफर देख लो भैया 18-27 की उम्र होगी, 25,000 तक की सैलरी मिलेगी। 12वीं पास होना चाहिए, स्किल टेस्ट आना चाहिए। डिक्टेशन जब दिया जाए तो 10 MTS जो है @80 वर्ड्स पर मिनट वो लिख दे, है ना। और ट्रांसक्रिप्शन उसका 50 MTS होना चाहिए इंग्लिश में, और 65 MTS होना चाहिए हिंदी में, और ये सब कुछ कंप्यूटर में करवाया जाएगा।
ऑपरेटर को देखो ध्यान से जरा, ये 18 से 30 साल की एज, 25,000 की सैलरी, और बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी में किया तो भर दे, या बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले तो ही भर सकते हैं, मतलब इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, बीएससीए और बीएससी वाले भी भर सकते हैं, है ना, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। केटरिंग में देख लो आप यहाँ पे ध्यान से, बस बैचलर डिग्री बोल दी और कुछ बोला ही नहीं भैया, है ना, या तो फिर आपने लेकिन ये ध्यान से सुनिए, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है सिर्फ, है ना, अगर आपने 10 साल तक किसी डिफेंस में काम किया है केटरिंग का तो भी आप भर सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट की है तो आप भर लो इसको, ठीक है ना, तो भर सकते हो आप। 35 साल से उम्र ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो होंगे ये आपके 19,000 तक पाएंगे, 18 मिनिमम, 27 मैक्सिमम एज हो गई, और 12वीं पास होना चाहिए बंदा, और इसकी स्पीड जो आनी चाहिए किसकी, इंग्लिश की 30 वर्ड्स पर मिनट और 25 वर्ड्स पर मिनट आनी चाहिए हिंदी में। और लिखा है इसका मतलब भी कोई भी एक, या तो इंग्लिश की हो या तो हिंदी की हो, इंग्लिश की हुई तो 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए और हिंदी की हुई तो 25 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, डिजायरेबल आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को देख लो भैया, जेएनवी के टर्म में 18-27, 19,000 की सैलरी, 12वीं पास होना चाहिए, वही टाइपिंग सब कुछ हुए के वह मांग लिया पूरा का पूरा, ठीक है ना। डिजायरेबल आपको नहीं पढ़ना, मैंने पहले ही बता दिया, पूरा हटा दो उसको। अब आ जाओ इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर को देख लो भाई, 19,000, 18 से 40 तक की उम्र, और 10वीं पास होना चाहिए, आईटीआई किया होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन से या वायरमैन के ट्रेड से करके रखा हो, और 2 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंस्टॉलेशन कहीं करके आया हो, वायरिंग कहीं करी हो, प्लम्बिंग कहीं करी हो, ऐसा, है ना, इसको हटा दो। लैब अटेंडेंट के भैया 18 से 30, 18,000 की सैलरी, 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास हो या तो विद सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक में, यानी अगर आपने डिप्लोमा किया लेबोरेटरी टेक्निक तो भी चल जाएगा, 10वीं पास हो तो भी चल जाएगा, ठीक। और मान लो किसी ने 12वीं पास करी साइंस के साथ तो भी भर सकता है, मतलब सोचो 12th पीसीएम पीसीबी वाले भी भर सकते हैं। हेल्पर की बात करें 18 से 30, ये हो गया, 5 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया इसने, तो कहीं ना कहीं आपने काम किया हो, 10वीं पास हो आप, और पासिंग स्किल टेस्ट होना चाहिए आपके पास, स्किल टेस्ट होगा आपका, ये ध्यान रखना है इन लोग का। एमटीएस वालों के लिए 18,000 तक से ऊपर सैलरी शुरू होगी, और 18 से 30 साल की उम्र, और भैया 10वीं बस पास होगा तो एमटीएस बन सकता है। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आपको उसको देखने की सुनने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए कुछ खास जानकारी नहीं है, जो भी है मैं आपको बता चुका हूँ। यही बताएगा कि ईडब्ल्यूएस कौन होता है। देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऐसा इन्होंने बताया, देखो साफ साफ बोला है कि जो लीगल असिस्टेंट के लिए जो लोग भरेंगे उनको ना अपना रिटर्न एग्जाम भी देना पड़ेगा और उनको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, मतलब लीगल असिस्टेंट वालों के लिए 2 पायदान है, पहले फेज में उनके लिए रिटर्न एग्जाम होगा और दूसरे फेज में उनके लिए इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये लीगल असिस्टेंट के लिए जो भर रहे हैं उनके लिए। अब उसके अलावा यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, इनने बताया, मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए फीमेल स्टाफ नर्स हो गए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गए, ऑडिट देख लो अच्छे से, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइजर, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, द सिलेक्शन ऑफ द, अब जितने अभी मैंने हाईलाइट किए ना, इनके जो सिलेक्शन होने हैं किस बेसिस पर होने हैं, इनने बोला है आपकी जो परफॉर्मेंस देखी जाएगी सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओनली, मतलब इनका इंटरव्यू नहीं हो रहा है, ये इसका मतलब है। अब सर जो पोस्ट बच गई, जैसे मान लो स्टेनोग्राफर हो गया, जूनियर सेक्रेटरीट हो गया, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, मेस हेल्पर, याद है ये सब, इनको कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इनका भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, लेकिन भैया इनको बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, भाई बनी बात है ना, भाई स्टेनोग्राफर तो स्किल टेस्ट देगा, और जो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है ये अपना ट्रेड टेस्ट देंगे, ये तो इनके ट्रेड टेस्ट हो जाएंगे, रिटर्न, नहीं समझा मेरी बात है ना, रिटर्न तो सबका हो रहा है, बस इनका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। फिर से देख लो लीगल वालों के पेपर भी है और इंटरव्यू भी है, और फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब के लिए जो है सिर्फ एग्जाम होगा, और वहीं स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएनवी, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, मेस हेल्पर, इन सब के लिए जो है एग्जाम और साथ में ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, समझ गए आप मेरी बात, है ना। और बाकी क्या करना है ये तो सब होता है, ये एग्जाम सेंटर रहेंगे भाई हर कहाँ कहाँ किस राज्य में कितने हैं, तो वो देखा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। अच्छा इसकी तो आप चिंता मत करो, जैसे भोपाल मध्य प्रदेश में देखो, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ये सब रहेंगे, है ना, तो ये सब आपके हेडेक के पोर्शन नहीं। चलिए आइए देखते हैं अब जरा पेपर कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपको जानना है कि फीमेल स्टाफ नर्स का पेपर कैसा है, तो मैंने कहा था इसमें पेपर होगा पहले तो देखो जरा पेपर क्या है, यहाँ पर टोटल देखो जरा 4 सेक्शन है ना, आपको दिखेंगे यहाँ पर, ये देखो पहला वाला रीजनिंग एबिलिटी, फिर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आ गया, है ना, और ये लोकल लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज पूछेंगे, जैसे जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों का पेपर होगा, 10-10 मार्क्स के दोनों आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी कितनी आ रही है, 15 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, जितने मतलब जितने क्वेश्चन है उतने नंबर का है, ठीक है। और 2.5 घंटे मिलेंगे आपको रिटर्न के लिए, याद रख 2.5 घंटे सबके लिए भी है, जितने पेपर देंगे ऑनलाइन सबका पेपर ही होना है, सबको 2.5 घंटे मिलेंगे। बस उनका सिलेबस आप देख लो कैसा कैसा आएगा, जैसे इंग्लिश यहाँ पे देखो 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी, तो हो गया टोटल 20 नंबर, 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, खत्म कहानी। और
जो पार्ट 4 है इसमें आपको सब्जेक्ट नॉलेज आ जाएगा। तो स्टाफ नर्स जो नर्सिंग से पढ़ के आई ना, नर्सिंग के सवाल इसमें रहेंगे। टोटल 70 सवाल रहेंगे, 70 नंबर के। टोटल 120 का पेपर है, 2 घंटे आपको मिलेंगे। अब जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए जरा देखो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो पहले वाले में वही रीजनिंग, मैथ्स, लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश हिंदी दोनों 15-15 नंबर की, देखो 30 नंबर की होगी, 2.5 घंटे का ही पेपर होगा। बेसिक नॉलेज आपका कंप्यूटर का और करंट अफेयर का कुछ आपसे नॉलेज पूछेंगे, 10 नंबर के सवाल आएंगे वहां से, है ना। और फिर बाकी आपसे ये पूछ लेंगे कि ऑफिस मैनुअल का प्रोसीजर क्या होता है, उससे सवाल जुड़े रहेंगे, 50 सवाल रहेंगे भैया, है ना। प्रमोशन और जनरल फाइनेंशियल रूल बताइए, है ना। एस्टेब्लिशमेंट रूल बताइए, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, सीनियोरिटी, ये सब जो भी है, ग्रेचुइटी, टर्मिनल, देख रहे हो जितना सारा लिखा सब पढ़ लेना। 50 नंबर, 50 क्वेश्चन के आ जाएंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर है आपका। ऑडिट असिस्टेंट को देखो ये पार्ट पढ़ने भैया, वही रीजनिंग, क्वांट, फिर लैंग्वेज वही हिंदी इंग्लिश दोनों है। 20 नंबर की देख लो ध्यान से, जितने जितने लिखे हैं। बेसिक नॉलेज आपका ये चेक कर लेंगे, और 5वां पार्ट आपका वही आ जाएगा, जैसे अकाउंट से सवाल आ जाएंगे, एनुअल टैक्सेशन, ये सब बजट वगैरह से सवाल पूछ लेंगे आपसे, है ना। तो 130 नंबर का 2.5 घंटे ही पेपर होगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर को देख लो आप भैया, इनके 5 पार्ट हैं। वही है देखो, ट्रांसलेशन वाला ना, तो पहला देखो पार्ट 1 में ये है कि ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश से हिंदी, दूसरे में हिंदी से इंग्लिश। फिर तीसरा आपका मेंटल रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, फिर करंट अफेयर आ जाएगा, फिर आपका कोई सब्जेक्ट नॉलेज आ जाएगा, जैसे हिंदी या इंग्लिश, कुछ भी हो सकता है ना। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे आपका पेपर चलेगा, 2 घंटे का पेपर है। अब आ जाओ लीगल असिस्टेंट, याद है इसमें कैसे होगा भाई? देखो स्टेज 1 पहले तो उनका पेपर हो जाएगा, तो देखो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इनसे लैंग्वेज टेस्ट हो गई, है ना। देख सकते हो आप कितने कितने नंबर की, 3 घंटे का पेपर है भाई इनका। फिर आ जाएगा मैथ्स, और फिर आ जाएगा भाई इनसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर, है ना। पॉक्सो पे देख लो पूछ लिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जनरल इंपॉर्टेंस और दुनियादारी, इंटरप्रिटेशन, स्टेटस, सब पूछ लिया। देखो 150 नंबर का पेपर है, 3 घंटे पेपर चलेगा, और जब ये पास हो जाएंगे तो इसके बाद इनको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। स्टेनोग्राफर की कहानी है, इसमें भी 2 स्टेज का है, मालूम है ना। अगला तो स्किल टेस्ट हो जाएगा, ये देखो नीचे लिखा हुआ है स्किल टेस्ट, मैं भी बताऊंगा उसके बारे में। 3 पार्ट है इनके में। लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा भैया, जनरल इंग्लिश हिंदी वही 10-10 नंबर की आएगी, 20-20 क्वेश्चन आएंगे दोनों के, तो 40-40 के हो गए दोनों। और जनरल अवेयरनेस आपके दिख रहा है 30 नंबर के। बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज मांग लिया, बस ओके, बहुत सिंपल सा पेपर है। इसके बाद आपको वही जो मैंने बताया था, डिक्टेशन आपको 10 MTS 80 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार से लिखना है, और ट्रांसक्रिप्शन आपको 50 MTS इंग्लिश में और 65 MTS हिंदी में कंप्यूटर पर करके दिखाना है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी 4 पार्ट आ रहे हैं, रीजनिंग, क्वांट और लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे, 15-15 क्वेश्चन, तो 30 हो गए टोटल। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका MS ऑफिस, ये सब पूछ लिया जाएगा। 2.5 घंटे आपका पेपर चल रहा है भैया, है ना। और यहीं पे आ जाओ केटरिंग वाले के लिए। केटरिंग वाले के लिए वही रीजनिंग, जनरल और ये इंग्लिश हिंदी दोनों हो गई, कंप्यूटर का नॉलेज हो गया, डोमेन प्रोफेशन नॉलेज हो गया। केटरिंग वाला है तो भाई बेचारा 2.5 घंटे का पेपर है, बताओ उसके लिए भी इतना तगड़ा पेपर ले रहे हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए देखो आप जरा 5 पार्ट है यहाँ पे। मेंटल एबिलिटी, क्वांट, करंट, दोनों हिंदी इंग्लिश के पेपर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, है ना। यहाँ पे देख सकते हो कितने कितने क्वेश्चन है, 2.5 घंटे पेपर चलेगा आपका भी, ठीक है ना। इसके बाद क्योंकि आपका क्या है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, तो आप स्टेज 2 में जाएंगे। आपका टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, है ना। ये PC में होगा, पूरी तरीके से कंप्यूटर पर होगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए वही मेंटल एबिलिटी, भाई मैथ्स का पेपर होगा, जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, लैंग्वेज का हिंदी इंग्लिश दोनों का हो जाएगा, क्वेश्चन आ जाएंगे उससे, और बेसिक नॉलेज आ जाएगा। आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, 130 सवाल आपको करने होंगे। सेकंड स्टेप में आपको टाइप राइटिंग टेस्ट देना है, जो कि कंप्यूटर पर ही होने वाला है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए भैया पहला कितने पार्ट है देख लेना, 2.5 घंटे पेपर होगा। रीजनिंग पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हो गई, ठीक है ना। और आपके सब्जेक्ट मतलब जैसे इलेक्ट्रिशियन से जुड़े सवाल आ जाएंगे, 60 नंबर के 60 क्वेश्चन आएंगे, 120 का पेपर हो गया आपका। और जब ये पार कर लोगे तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा भाई। आप तो इलेक्ट्रिशियन हो ना, तो आपका तो देखना पड़ेगा। लैब अटेंडेंट के लिए 4 पार्ट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। कौन कौन से? रीजनिंग वही वही सब सेम है भाई। प्लम्बर है, लैब अटेंडेंट है, तो बस सब्जेक्ट नॉलेज आएगा, सब्जेक्ट से आपके 60-60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी रीजनिंग, करंट अफेयर और लैंग्वेज वाले सब वही के वही है, ठीक है। और आ जाओ हेल्पर की बात करें भैया, तो इसमें भी वही है पूरी कहानी। इनके लिए भी स्टेज 1 स्टेज 2 आप देख रहे होंगे। स्टेज 2 में इनका स्किल टेस्ट हो जाएगा, वो क्या होता है वो आगे पता चलेगा। 2.5 घंटे का पेपर चलेगा, उसमें रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सब पूछ लिया, करंट अफेयर, है ना। और ये पार्ट 4 में आप देख सकते हो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे नॉलेज ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, ये सब है ना। मैथ्स हेल्पर है ना, तो ये सब तो पूछेंगे, 120 का पेपर हो जाएगा आपका भाई। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 3 पार्ट में मतलब जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों की, 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन ही हो गए, 40 मार्क्स के। 2 घंटे आपका पेपर चलेगा भैया। आपको करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर का कुछ 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं, ठीक है ना। आपसे जितनी भी बातचीत लोग कहते हैं, ये तो सारा सिलेबस, पेपर कैसे होगा, सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखिए एक बात इनका आप समझ लीजिए कि सारे कम्युनिकेशन जो भी आपसे करेंगे, ईमेल और SMS के थ्रू करेंगे। और जितने भी एडमिट कार्ड आएंगे आपको ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म किए जाएंगे, आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर के निकालना होगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल पद्धति है। अब एक जानकारी सुन लें कि जो लोग भी इस फॉर्म को भर रहे हैं, अब अगर वो दिव्यांगजन है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप कोई कम्युनिटी से भर रहे हैं, जैसे OBC NCL वाले हैं, तो आपको OBC NCL का सर्टिफिकेट लगेगा।
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को लगता है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, तो वो उन्हें लेकर के देना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो बहुत सारे काम है। अब मैं बताता हूँ आपको फीस कितनी है, ठीक है। और कोई गलत जानकारी मत भरिएगा। फॉर्म एक बार अगर आपने भर दिया, फॉर्म पूरी तरीके से ऑनलाइन है, खुला नहीं, चिंता मत करिए, खुलेगा अभी, और तो डेट आ जाएगी तो मैं आपको खुद ही यहाँ पे अपडेट दे दूंगा, इसलिए तब तक आप मुझसे जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। तब तक क्या हमेशा जुड़े रहो, वैसे तो काम ही आता हूँ मैं, है ना। अब भाई फीस देख लो आप ध्यान से, जो लोग फीमेल स्टाफ नर्स का भर रहे हैं, जो फीमेल स्टाफ नर्स भर रहे हैं उनको, फीमेल स्टाफ नर्स, अब ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है। मान लो आप फीमेल स्टाफ नर्स भर रहे हो, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल में आते हो, तो आपकी फीस जो टोटल है वो 1500 रुपये है। और अगर आप SC ST दिव्यांग जन में आते हो तो आपको सिर्फ 500 रुपये देनी है, ठीक है। अब इसमें ये 1500 रुपये इसलिए है क्योंकि आपसे क्या है ना, जो जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले हैं और ओबीसी एनसीएल वाले, इनसे एप्लीकेशन फी ली जा रही है 1000 रुपये, और प्रोसेसिंग फी है 500 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 1500 रुपये। अब अगर यही आप ST SC से हो तो देखो एप्लीकेशन फी आपसे एक भी नहीं ले रहे, जो कि 1000 रुपये थी वो नहीं ले रहे, तो प्रोसेसिंग फीस ले रहा है 500, है ना। प्रोसेसिंग फीस सबसे ले रहा है, इसीलिए 500 रुपये आपका हो गया। अब मान लो आप स्टाफ नर्स को छोड़ करके और कोई पोस्ट भरते हो, है ना, मान लो और कोई पोस्ट भरते हो और आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल में आते हो, तो 500 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है और 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, मतलब 1000 रुपये आपको टोटल देना पड़ेगा। दूसरी पोस्ट के लिए 1000 रुपये, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1500 रुपये। और वहीं आपको मालूम है कि जब आप SC ST से होते हो तो आपको एप्लीकेशन फी नहीं लग रही है, लेकिन प्रोसेसिंग फी लग रही है। अब एप्लीकेशन फी थी 500, वो हटा दी है, तो बची प्रोसेसिंग फी 500, तो 500 रुपये आपकी फीस हो गई। बात समझ में आ गई। तो ये था भैया पूरा मामला, है ना। और देखिए जब फॉर्म भर लें तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें, वहाँ पे काम आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ वो बताएंगे आपको क्या कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, पेपर में नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए प्लीज करके ऐसा नहीं करें। पेपर दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, है ना। जहाँ पे इंग्लिश का पेपर है वहाँ इंग्लिश को हिंदी में नहीं कर देंगे, चिंता मत करिए, है ना। जैसे मैथ्स का है, करंट अफेयर का है, ये सब चीज़ें आपके, जैसे आपके सब्जेक्टिव नॉलेज का जो है वो हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही होगा, उसको थोड़ी ना ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है। फिर जो सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो ट्रेड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट वाले स्किल टेस्ट, वो सब आपको खुद पता चलता जाएगा। एक चीज जो खास बात मुझे बतानी थी आपको, इसमें बॉन्ड है भैया 2 साल का, है ना। 3 लाख रुपए का बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा कि भाई मैं 2 साल तो मिनिमम काम करूंगा, है ना। 3 लाख का आपका बॉन्ड रहेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, है ना। फॉर्म फॉर्म अभी खुला नहीं है, फॉर्म जल्दी से जल्दी खुलेगा, तब तक के लिए आपको जो है मुझसे जुड़े रहना है, क्योंकि जो भी अपडेट आएंगे मैं यहाँ पर आपको पक्के से दूंगा, ठीक है। तो अच्छा, एक बार मैं ना आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, यहाँ देखो जरा, वेबसाइट ये रही है ना, कहाँ से ये मिलेगा आपको, देखो ये दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे देख लो जरा, navodaya.gov.in, है ना, NVSEN होम 1, ठीक है। यहाँ पर आप जब जाओगे ना तो ये देखो जरा, ये दिख रहा है, ये देखो, ये लिखेगा नेशनल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर नॉन टीचिंग। जैसे आप इसको टच कर दोगे, क्लिक कर दोगे, तो आपके सामने ना ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। यही PDF मैं आपको बता रहा हूँ। तो डेट अभी इन्होंने नहीं दी है कब से ये फॉर्म ओपन, मतलब क्या है, मतलब कब ये ओपन कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन को, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो मैंने आपको बता दिया, तो आप अपनी तैयारी हिसाब से रखें और पढ़ाई करें, है ना। तो आपने देख लिया BE BTech, बहुत सारे लोग BCom BSc सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लीज करके आप इसे जाने मत दे अपने हाथ से, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपकी नौकरी जल्दी से जल्दी लगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताना, है ना। और जिसके काम के लिए इसको देखिए, वीडियो को वायरल करिए। और मेरे पास बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए अभी हाल ही में, जिनकी डेट्स बची हैं, अगर आप इनके लिए एलिजिबल नहीं है तो उनको जाकर के देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो और पूरी डिटेल में बताता हूँ मैं। तो आपको डिटेल जो चाहिए होती है ना, वो इसी चैनल पर मिलती है, तो इसलिए मुझसे जुड़े रहिए। आप ही के लिए है सब कुछ, चिंता मत करिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और किसी बेचारे जरूरतमंद को जरूर ट्रांसफर कर देना।